हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं अपना 13 तारीख 13/11/2019 की शिफ्ट 1 में आया पेपर असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए जो पेपर आया था 13/11/2019 में शिफ्ट 1 में, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का पेपर हम पहले भी यहाँ निपटा चुके हैं इससे प्रीवियस वाली वीडियो में। तो अब हम पहले शिफ्ट का पेपर यहाँ पे डील करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्या कह रहा है, 3x माइनस 8 के ऊपर क्यूब रूट माइनस में 4 इक्वल टू 0, एक्स का मान क्या होगा। अगर ये इक्वेशन है तो एक्स का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है तो सही यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3x माइनस 8 इस -4 को उधर ले जाऊं तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं हटाने के लिए यहाँ पे दोनों तरफ से क्यूब कर दूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 3x माइनस 8 बराबर में 4 की पावर 3 यानी कि 64। अगर मैं इस -8 को इधर लेके जाऊंगा तो 3x बराबर में 64 प्लस में 8 कितना हो जाएगा हमारा 72। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 यानी कि 24 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं सीधा। यदि दो संख्याओं का योग 15 है, उनके वर्गों का योग 113 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मैं यहाँ पे सोल्व कराना स्टार्ट करता हूँ जिससे कि मैं जगह ज्यादा मिलने स्टार्ट हो। यदि दो संख्याओं का योग यानी कि मैंने मान लिया संख्या x प्लस पे y है यानी कि इनका योग 15 है। फिर दूसरी कंडीशन में मेरे को कहा है कि दोनों का योग जो है वर्गों का यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 113 है, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पे मेरे को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला क्या कि अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर करूं तो ये मेरे को खोल के देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। अब मेरे से गुणनफल पूछा है, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट यानी कि एक्स और वाई पूछा है। तो मैं इस सारे को हटा दूं तो एक्स और वाई मिल जाएगा। मेरे को पता है एक्स प्लस में वाई की वैल्यू जो है वो 15 है, यानी कि मैं यहाँ बोल दूं ये 15 का स्क्वायर है, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे को यहाँ पे पता है 113 है, यानी कि 113 बोल दूं मैं इसे। और इस 2xy को 2xy रहने देता हूँ, यहाँ से सिर्फ 2 ही हटाना है। ये हो गया 125 इक्वल टू 113 प्लस में 2xy, ठीक है। 113 जब इधर जाके माइनस होगा तो ये 12 बराबर में 2xy। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x और y की वैल्यू कितनी है, x और y की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 225 होता नहीं, सॉरी ये 225 होता, ठीक है। 225 में से 113 गया तो ये बच गया 112, ठीक है। तो ये 112 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये 56 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 10, 20 और 30 का लघुत्तम समापवर्त में महत्तम समापवर्त का अनुपात क्या होगा। भाई मेरे को अगर 10, 20 और 30 और 10, 20 और 30 का एलसीएम लेना है, अगर मुझे इनका एलसीएम लेना है तो मुझे सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले रखनी है, मैंने आपको कई बार बताया। उसके बाद बाकी संख्याओं में जो इस संख्या में नहीं है वो मल्टीप्लाई करना है। भाई 10 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो यहाँ मैं 30 मल्टीप्लाई में 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मेरे को इसका एचसीएफ लेना है, इनका तो एलसीएम ले लिया, भाई रेशियो तो लेना था, रेशियो एचसीएफ। अगर मैं इसका एचसीएफ लूंगा तो यहाँ पे अंतर सबके बीच में 10 का अंतर और 10 से सारी संख्या कट रही है, तो इनका एचसीएफ 10 ही आ गया। तो मैं यहाँ से इसको 0 को 0 से काट देता हूँ, तो मेरा यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात कितना आ गया 6:1,
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं फटाफट से। 44 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, ए बराबर में, आपको नीचे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा इंग्लिश में, ऊपर सॉरी नीचे हिंदी में, ऊपर इंग्लिश में दिख रहा होगा। इफ ए बराबर 243 की घात 0.12 मल्टीप्लाई में 243 की घात 0.08 है और बी बराबर में इतने के हैं, तो आप वैल्यू बताइए। चलो तो फिर हम सबसे पहले यहाँ से ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि ए क्या आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम ए को निकालने की कोशिश करते हैं। ए को जब हम निकालते हैं तो ये 243 क्या होता है, 243 हमारा 3 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 और 81 तिया यानी कि 3 की घात 5 होता है। अगर मैं इसे 3 की घात 5 की घात मल्टीप्लाई में 0.12 बोल दूं तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे 0 लिखना चाहिए, लेकिन आप कंसिडर कर लो। और इसे फिर मैं 3 की घात 5 मल्टीप्लाई में 0.08 बोल दूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं तो ये 12 पंजे 60 यानी 3 की घात 6 हो गया, मल्टीप्लाई में 8 पंजे 40 3 की घात 4 हो गया, यानी कि मेरे को यहाँ पे 3 की घात 10 मिल गया। ठीक है, इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। फिर मैं यहाँ से बी निकाल लेता हूँ। बी मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है 1/216 की घात -2/3। अगर मैं 216 को देखूं तो 216 क्या बनता है भाई, 216 जो है किससे कटेगा, 2 से 8 से, 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 दूनी 16। भाई 216 को अगर मैं डिवाइड करने लग जाऊं तो एक तो ये 8 से कट जाएगा, 8 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, और ये एक बार 3 से कट जाएगा, यानी कि एक 2 की घात 3 आएगी, एक 3 की घात 3 आएगी, यानी कि ये मैं बोल सकता हूँ कि 6 की घात 3 आएगी। तो मैं इसको बोलूँ 6 की घात 3 -2/3 डिवाइडेड बाई 1/3 की घात 3 और यहां से -4/3। ठीक है, अब अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूं तो ये जो प्लस की घात है माइनस की हो जाएगी, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये 6 की घात -3 मल्टीप्लाई में -2 में 3 हो गया। इसको जब मैं ऊपर लेके जाना चाहूंगा तो ये प्लस की घात माइनस की हो जाएगी, यानी कि अगर मैं इसको भाग में कर देता हूँ 3 की घात -3 मल्टीप्लाई में -4/3, 3 से मैं 3 को काट देता हूँ, 3 से मैं 3 को काट देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे को मिलेगी 6 की घात 2 डिवाइडेड बाई 3 की घात 4, क्योंकि ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब 6 की घात 2 और 3 की घात 4 मेरे को यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से मेरे को मिल गया तो 3 की घात 4 यानी कि नीचे चला जाएगा। इसको मैं कह सकता हूँ कि 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 3 की घात 2 बटे में 3 की घात 4, 4 घात को ये 2 घात काट देंगे तो मेरे पास बचेगा ये 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4/9। ठीक है, अब मैं नीचे कर देता हूँ, बी की वैल्यू जब मेरे पास 4/9 आ गई तो मेरे से बी बाई ए पूछा है, तो मैं 4/9 बटे में मेरे को ए कितना निकल के आया था, मेरा ए मेरा निकल के आया था यहाँ से 3 की घात 10। कुछ गड़बड़ आया भाई, एक सेकेंड रुक जाओ भाई, 12 पंजे 60 ये 0.6 आएगा ना कि 0.6, और ये 0.4 आएंगे, यानी कि 3 की घात 1। मिटा ही देता हूँ ना, कंफ्यूजन ही रहेगी। 3 की घात 1, ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई वहाँ पॉइंट हो गए चक्कर में, तो ये फिर 3 की घात 1 आएगा, तो यहाँ पे 3 की घात 1 डाल देंगे बट्टे में, यानी कि 3। एक बात है, बट्टे 1, इसकी मल्टीप्लाई बाहर इसकी मल्टीप्लाई अंदर, यानी कि 4 गुणा 1 बट्टे में 9 गुणा 3 बराबर में 4/7।
27 हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 4 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बचता है। भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मेरे हिसाब से तो ये है 3 4 5। ठीक है, 5 लो, लेकिन उसको विभाजित करने के बाद 3 शेषफल बचता है ऐसा तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं 4 और 5 के एलसीएम से इसको डिवाइड कर दूं, प्लस में 3 कर दूं, भाई एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 और प्लस में 3, यही तो मेरा शेषफल 3 निकाल के देगी। अगर मैं 4 और 5 के शेषफल की बात करूं तो 20 प्लस में 3, पहली संख्या ये होगी। लेकिन नो, ये 99999 के पास में कौन सी होगी, उसके लिए मेरे को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 4 पे 80, 19, 9 पे 180, फिर 19, फिर 19 और आपका फिर 9 उतार लिया, फिर 180, फिर 19, फिर 9, ये ऐसे चलता चला जाएगा। यानी कि अगर मैं इस संख्या में से 99999 माइनस 19 कर दूं और फिर उसमें प्लस 3 कर दूं तो ये मेरा आंसर हो जाना चाहिए। तो ये मेरा आंसर कितना आ गया, 99983। मेरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 46 नंबर, डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन सेलिंग ए वॉच, सॉरी हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक घड़ी को बेचने पर दी गई छूट 2016 है। ठीक है, यदि एक घड़ी का अंकित मूल्य 7200 है, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज? आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना। डिस्काउंट हमारा 2016 है, 7200 हमारा एमआरपी है, और 100 से हम परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका आंसर निकाल के दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे हमारा खत्म होता हुआ 47 पे चलते हैं। 47 हमें कह रहा है कि यदि ए बी से 14.28% कम है। भाई 14.28% कम है, तो अगर मैं 14.28% को देखूं तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? इसको मैं 1/7 कह सकता हूं। 7 एकम 7, बच गया 3, 7 चौक 28। भाई 1/7 के बराबर होता है। अगर 1/7 कम है, यदि ए बी से 1/7 कम, अगर बी 7 है तो ये 6 है, तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? भाई बी ए से 1 अधिक है, कितने पे? 6 पे। मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज निकालने के लिए, यानी कि 50/3 अधिक है। 3 से और डिवाइड कर देंगे तो 16.66% हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक बात है। और इसके बाद हम ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 48 नंबर। 48 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि ए, चलो ये तो एक ही भाषा हमारा, तो नीचे से पढ़ लेते हैं, नीचे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, ए बी का 30% है। ए बी का 30% है, यानी कि ये 30 है, ये 100 है। ठीक बात है। चलो अगर मैं इनको आगे काट लूं तो ये 3:10 निकाल के दे देते। फिर उसने बोला बी और सी, सी बी का 45% है। 45, 10 का 45% यानी कि मैं सीधा बोल सकता हूँ इसे 4.5 है। 10 का 45% यानी कि 4.5 है। अगर मैं 0 से 0 काट दूं, वही वाली बात आ जाएगी। और फिर मैं 5 से काट दूं, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 20, और 5 से 5 छिक 30। ठीक है,
तो 6, 20 और 9 का हमारा रेशो आ गया। तो बी ए बी सी से कितना प्रतिशत कम है भाई? ए बी सी टोटल कितना हो गया? टोटल मेरा यहाँ पे निकल के आया ये 9 और 6 15 यानी कि 35। अब ए बी जो है ए बी सी से कितना प्रतिशत कम है? बी जो है ए बी सी यानी कि टोटल से यहाँ पे 15 कम दिख रहा है मेरे को, 15 कम है। अब किससे? ए बी सी से। तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। 5 दिया 15, 5 सत्ते 35 यानी कि 300 बटे में 7%। अब 7 से और काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 और 7 अट्ठे 56, फिर 4 बच गया, 7 छी 42, 7 पंजे 35 यानी कि इतना समथिंग कुछ आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। 57 नहीं, 28 नहीं, 32 नहीं, हमारा सिर्फ एक ही आंसर है जिसके नियर बाई भी कोई आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। ओहो हो, 49 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो जरा हम दोनों लैंग्वेजेस में देख लेते हैं। ए ने एक मेज बी को 40% के लाभ पर बेची, बी ने उसे डी को 60% के लाभ बेची। डब्लू ने एक कुर्सी एक्स को, 2-3 स्टेटमेंट है भाई। ए ने एक मेज बी को 40% के प्रॉफिट पे बेची, ठीक है। बी ने उसे डी को 60% के प्रॉफिट पे बेच दिया। बी ने उसे डी को 60% के प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है। डब्लू ने एक कुर्सी एक्स को, भाई डब्लू ने एक कुर्सी एक्स को 20% की हानि पर बेची, ठीक है। परसेंट लगाना छोड़ देता हूं, ठीक है। एक्स ने पी को 30% हानि पर बेची, एक्स ने फिर पी को बेची वो भी 30% की हानि पर, ठीक है। अंततः पी ने जी को 50% की हानि पर बेची, भाई एक्स ने पी को बेची और पी ने फिर आगे बेच दी जी को 50% की हानि पर, ठीक है। वह मूल्य जिस पर डी ने बी से मेज खरीदी, वह मूल्य जिस पर डी ने बी से मेज खरीदी, यानी कि सीपी ऑफ डी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वह मूल्य जिस पर पी ने एक्स से कुर्सी खरीदी, पी ने एक्स से कुर्सी खरीदी यानी कि सीपी ऑफ पी की बात कर रहा है, समान है, यानी कि सीपी ऑफ डी और सीपी ऑफ सी दोनों बराबर है। यदि वह मूल्य जिस पर डब्लू ने कुर्सी खरीदी 600 है, भाई डब्लू का सीपी यहाँ पे जो है ये 600 है, तो डी ने कुर्सी कितने में खरीदी? डी यानी कि अगर मैं ये निकाल दूं यहाँ से, क्योंकि मेरे को 600 दे दिया, मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ आराम से। तो 600 को पहले तो 20% की यानी कि 80/100 पे बेचा गया, फिर 30% हानि यानी कि 70/100 पे बेचा गया। अगर मैं इन दोनों को काट दूं, इन दोनों को काट दूं, तो 8 सत्ते 56 मल्टीप्लाई में 6, 6 6 36, 3 पंजे 303, 33 यानी कि 336 रुपये। अब ये जो सीपी ऑफ पी आया मेरा, ये सीपी ऑफ पी निकल के आ गया यहाँ से। सीपी ऑफ पी ही बराबर है किसके? सीपी ऑफ डी के। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यही हमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 की तरफ को चलते हैं। 50 क्या कह रहा है हमारा? पी क्यू आर एक कंपनी में साझेदार है। किसी एक वर्ष में पी लाभ का 1/6 भाग प्राप्त करता है, लाभ का 1/6, क्यू 1/5 प्राप्त करता है और आर 38,000 रुपये प्राप्त करता है। भाई 1/6 तो इसको मिल गए, 1/5 इसको मिल गए, तो इसे कितना मिला? मैंने मान लिया नीचे का एलसीएम लेके 6 और 5 का, मैंने मान लिया टोटल धन जो मिला प्राप्त हुआ वो 30 था। 1/6 यानी कि 5 तो इसे मिल गया, 5 1/5 यानी कि 6 इसे मिल गया। बचा कितना? 6 और 5 11, बचा कितना? 19। 19 धन आर को मिला होगा, लेकिन आर को जो धन मिला उसने हमको बताया कि वो तो 38,000 है, मेरे हिसाब से तो 19 है। तो पी को मेरे हिसाब से 5 मिला, तो पी की राशि निकाल देना हम यहाँ से। 19 दूनी 38, 2000,
बराबर में 5 दूनी 10, यानी कि 10,000 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 51 की तरफ को चलते हैं। एक कंटेनर, ओके, कंटेनर 1 तथा 2, दूध और पानी का अनुपात 4:5 है तथा 8:3 है। ठीक है, 16 तथा 13 के अनुपात में दूध और पानी वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए कंटेनर 1 और कंटेनर 2 को किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है भाई, क्या ही दिक्कत होगी इसमें भी, है ना। ठीक है, तो मेरे पास दो कंटेनर हैं, एक में अनुपात 4:5 है, एक में अनुपात 8:3 है। ठीक है, और मेरे को मिला के बनाना है 16:13 वाला कंटेनर। ठीक बात है, 16:13 वाला कंटेनर। यहाँ पे मेरे पास टोटल वैल्यू 9 है, यहाँ पे मेरे पास टोटल वैल्यू 11 है, यहाँ पे मेरे पास टोटल वैल्यू 29 है। ठीक है, यहाँ से मैं किसी भी एक वैल्यू को बराबर करने की कोशिश करता हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पे एक वैल्यू को बराबर करता हूँ। मैं 4, 8 और 16 को यहाँ पे बराबर करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं 4, 8, 16 को एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा, तो मैं इसका ये जो टोटल है इसको मल्टीप्लाई ना करके बाकी दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई 4 में करूंगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, भाई आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन आता ही होगा। ठीक है ना, मैं आपको इस क्वेश्चन को स्पेसिफिक टाइप को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मैं 4 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 29 की मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, जब मैं इस 8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इस 11 को छोड़ दूंगा, फिर मैं 9 और 29 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है भाई, 8 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 29। ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है वो मिक्स होके बनी है। ठीक है, ये चीज तो मिक्स होके बनी है, तो 11 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 16 मिक्स होके बनी है, यानी कि बीच में 16 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 9। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने दो बिना गुणा भाग की। ठीक है, यहाँ से कुछ कुछ चीजें कॉमन आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब मैं इधर से इधर की तरफ को चलूंगा तो मेरे को दिखा 9, 11 कॉमन है, 11 मेरा कॉमन है, 11 मैंने कॉमन लिख दिया। अब इस 16 और इस 4 में फिर एक 4 कॉमन है, मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, अंदर बची हुई चीज लिख दी, यहाँ पे 4 बचा, यानी कि 9 चौक 36, माइनस में ये 4 खत्म हो गया, ये 11 खत्म हो गया, यानी कि माइनस में 29। ठीक है, यहां से जब मैं यहाँ की तरफ को चला तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा यहाँ पे 9 कॉमन है, मैंने 9 लिख दिया। मैंने देखा इस 8 और इस 16 में 8 कॉमन है, मैंने 8 लिख दिया। बाकी बचा हुआ मैंने अंदर लिख दिया। अंदर मैंने क्या लिख दिया, 29 माइनस में 22, यानी कि यहाँ से 8 दूनी 16 बचा था। ठीक है, यहाँ से मेरे को क्या मिला, मैंने यहाँ से भी और चीजें कट कर दी, ये रेशो आ चुका है। 4 दूनी 8 और 9 का 9 ही 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 7, 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 और 11 इंटू 7, यानी कि मेरा रेशो कितना निकल के आएगा यहाँ से 18 रेशो में 11, मेरा यहाँ पे राइट आंसर आ गया। मैंने आपको ये स्पेसिफिक टाइप कैसे जल्दी सोल्व हो सकता है आपको वो चीज सिखाई है। 2-3-4 बार इसको प्रैक्टिस करोगे, वरना आपको पूरी की पूरी ये गुणा करनी पड़ेगी। आपको एक चीज दोनों तीनों में कॉमन मिलेगी मिलेगी, आपको इसमें 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 एक चीज कॉमन मिलेगी, तो आप मल्टीप्लाई क्यों ही करोगे। ठीक है ना, मैंने आपको वो सिखाया, मिक्सचर एंड एलिगेशन बहुत इजी है, वो चीज आपको आती होगी। तो मैंने इस स्पेसिफिक टाइप को करने का एक तरीका बताया, जब तीनों ही डिजिट आपस में कटे ना, 9, 11, 29, 7, 21, 48, है ना, इस टाइप के डिजिट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ,
एक राशि पर तीसरे वर्ष में प्राप्त किया गया चक्रवृद्धि ब्याज 442 रुपये है। यदि ब्याज की दर 15% है तो समान राशि पर चौथे वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो। भाई मेरे को ये पता है जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पे ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। तो 442 तो मेरे को चौथे वर्ष मिले, तीसरे वर्ष, ठीक है। अब इस 442 तो मेरे को अगले साल मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या मिलेगा, इस 442 यानी कि जो ब्याज प्राप्त हुआ वो मूलधन में जुड़ जाएगा, यानी कि इस 442 का 15% और मिलेगा, ठीक है। इतनी सी बात है। यानी मेरे को 442 तो अगले साल मिलेगा ही मिलेगा। कितना फालतू मिलेगा, 442 का 15% मेरे को यहाँ पे और फालतू मिलेगा। तो मैं अगर इनको कट तोड़ दूं तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 और 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 442 प्लस में यहाँ पे 10 बच चुका है, यहाँ पे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66.3, यानी कि ये आ गया भाई साहब 442, यानी कि 0.3। 6 4 10 की 0, 1 हासिल, 6 4 10 और 1 11, सॉरी गलत मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, ठीक है। तो 0.3 और 6 और 2 8 और 6 और 4 10 की 0 और 5 का 5 ही 5, 508.3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन। एक यात्रा का 1/3 भाग ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा से 1/3 भाग 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया जाता है। शेष भाग मेरे को नहीं पता, ठीक है। पूरी यात्रा की औसत गति, मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस कोई दिया नहीं हुआ तो मैं अपने हिसाब से अज्यूम कर सकता हूँ। मैंने मान लिया 4 और 3 का एलसीएम, यानी कि 4 तिया 12। अब मैंने 12 के आगे 2 जीरो लगा दी क्योंकि ये 0 0 से कट जाए, मेरे को फालतू की चिंता चाहिए नहीं, ठीक है। मैंने बोला 1200 किलोमीटर मेरा टोटल है। 1200 किलोमीटर का 1/3 यानी कि 3 चौक 12, 400 किलोमीटर तो इन्होंने 20 से तय कर लिया, ठीक है। कितना टाइम लगाया, 20 ही घंटे लगाए होंगे। ये मैंने माना है, ये मैंने लाइट कराई कि 1200 किलोमीटर है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। और 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो 1/4, 1/4 यानी कि कितना, 300 किलोमीटर। और मैंने 30 की स्पीड से तय करा होगा तो यानी कि 10 घंटे मेरे को यहाँ लग गए। अब 400 में यहाँ चल चुका हूँ, 300 में यहाँ चल चुका हूँ, यानी कि मेरे पास बचे 500। 500 किलोमीटर मैंने कितने की स्पीड से तय करे, 50 किलोमीटर, सीधी सीधी कट गई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, यानी कि 10 घंटे से यहाँ लग गए। यानी कि इसे 1200 किलोमीटर पूरे तय करने में जो मैंने माने थे 20, 10 30 और 10 40 घंटे लग गए, यानी कि 1 घंटे में कितना चल रहा होगा, 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा होगा, ठीक है। यही मेरा यहाँ पे आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी P तथा Q से Q तथा P के लिए एक ही समय पर निकलती है। 2 रेलगाड़ियां ठीक है। तो पहले ऊपर कर लेते हैं फिर नीचे आएंगे। भाई 2 रेलगाड़ियां हैं, P तथा Q से निकलना स्टार्ट करती है। एक रेलगाड़ी P से Q की तरफ, दूसरी रेलगाड़ी Q से P की तरफ को निकलती है, ठीक है। भाई जो P से Q की तरफ को चल रही है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, तथा दूसरी जो है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। जब वह मिली तो यह पता चला Q से आ रही रेलगाड़ी P से आ रही रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करती है। भाई मेरे को पता है ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर इससे
ज्यादा दूरी तय करेगी। तो 10 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। यानी कि 2 घंटे तो ये चल चुकी होगी, यानी कि 50 किलोमीटर ये चल चुकी होगी जब ये मिलेगी, और 60 किलोमीटर ये चल चुकी होगी। ठीक है, तो पी और क्यू के बीच की दूरी याद कीजिए। पी और क्यू के बीच की दूरी क्या हो गई? 60 प्लस में 50 बराबर में 110 किलोमीटर। ठीक है, बस इतना सा सवाल था। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिन में पूरा करते हैं। भाई मेरे को पता चला कि ए प्लस बी 3/5 भाग 18 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा एक भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? एक भाग कितने दिन में, मैं आपको एक बता देता हूं, बाकी आप निकाल लेना। एक भाग 18, भाई ये 3/5 है, नीचे जाएगा, तो ये बटे में 3 मल्टीप्लाई में 5, यानी कि ये 45 डेज में यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं सीधा लिखता हूँ, ए अकेला उसी काम को 1/3 भाग 25 दिन में करते हैं। 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 25 दिया 75 हो जाएगा। यानी कि ए जो है वो अकेला इस कार्य को 75 दिन में पूरा कर रहा है। तो बी अकेला समान कार्य का 4/5 भाग, अब पहले मैं निकाल लेता हूँ। भाई मेरे को एलसीएम लेना है, तो मेरे को 75 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है, 15 पंजे 75, ठीक बात है। तो 15 तिया 45, 15 पंजे 75, यानी कि ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और ए अकेला 3 काम कर रहा है, तो बी अकेला 2 काम कर रहा होगा। यानी कि अगर वो 75 मल्टीप्लाई 3, यानी कि टोटल वर्क का 4/5 काम करे, कितनी गति से? 2 गति से, तो कितने दिन में खत्म कर लेगा? तो 5, 5 एकम 5, 5 25, और 2 दूनी 4, यानी कि 15 तिया 45, दूनी 90 दिन में इसको खत्म कर लेगा। कुछ गड़बड़ हुई क्या? हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई शायद। रुक जाइए, देखते हैं तो। 1/5 भाग, ठीक है, 15 या 45, 15 पंजे 75, 75 से 75 खत्म, 3, ए की वैल्यू 3, तो बी की वैल्यू 2, 2 दूनी 4, 85 का 90। ये 40 डेज तो वैसे भी नहीं हो सकता, हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो तो सकता है। चलो इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन एरर हो रही होगी। ठीक है, 56 पे आते हैं। 56 हमारा क्या कह रहा है? नीचे वाले पे चलते हैं। एक बेलन का आयतन एक गोले के आयतन का 4 गुना है। भाई बेलन का आयतन गोले के आयतन का 4 गुना है। मेरे को पता है बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये जो है वो गोले के आयतन का 4 गुना, यानी कि 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। उनकी त्रिज्याएं बराबर है। अगर ये त्रिज्या, सॉरी ये एच नहीं होता, ये पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, पाई आर क्यूब, उनकी त्रिज्याएं बराबर है, तो मैं इस आर स्क्वायर से इसको काट देता हूं यहीं से सीधा, ये 4 गुना था। अब पाई से पाई काट देता हूं, तो ये एच बटे में आर बचेगा, 16/3। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 133 है, 133 है, लेकिन मेरे हिसाब से कितना है? 16 + 3 19। 19 की वैल्यू 133 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 7। एक की वैल्यू 7 होगी, तो ये 7 या 21 होगा, और ये 16 मल्टीप्लाई में 7 होगा। तो गोले का आयतन पूछा है, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 मल्टीप्लाई पाई, यानी कि 22/7, मल्टीप्लाई आर की क्यूब, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21।
7 या 21, 21 21 441, 441 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 11, ठीक है। मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो ये मेरे को मिला 8, 8 चौक 32 3 और 8 चौक 32 3 35 मल्टीप्लाई में 11। अब यहाँ से इनको कर देंगे तो 8 8 2 10 की 0 लगा 1 हासिल, यानी कि ये आ जाएगा मेरा 3808 38808, ठीक है। 38808 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं फटाफट से। 57 नंबर, एक आयत पी क्यू आर एस की लंबाई एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी के बराबर है। ओहो, ठीक है भाई, मेरे को पता चला एक जो आयत है, ये मैंने आयत मान लिया, ये इसकी एल हो गई, ये इसकी बी हो गई। भाई एक त्रिभुज है, मैंने एक त्रिभुज मान लिया, मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अब ये जो है वो एल के बराबर है, लंबाई ए बी सी की त्रिभुज के ए बी के बराबर है, ठीक है। आधार ए बी से त्रिभुज की ऊंचाई आयत पी क्यू आर एस की चौड़ाई का 8 गुना है। भाई अगर इसकी चौड़ाई बी है तो इसकी चौड़ाई जो है वो 8 बी है, ठीक है। बस आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, यानी कि 2l प्लस बी बराबर में 100 के, तो l प्लस में बी बराबर में 50 के, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल 600 है, यानी कि एल बी बराबर में 600 के। वही वाला वो आ गया फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy के, कुछ ना कुछ यहीं से रिलेट करेगा, ठीक है। तो अब मेरे को बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करो, यानी कि मेरे को त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई में 8b, यानी कि मैं 8l भी निकाल दूं, 8l भी निकाल दूं, ठीक है, तो वहां से मेरा काम चल जाएगा। 8l भी, एल भी मैं यहां से निकाल सकता हूं अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं। स्क्वायर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं 50 के ऐसे 2 टुकड़े करूं जो एल बी मल्टीप्लाई में करके 600 दे, तो मेरे को साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि 30 और ये यहाँ पे 20 होगा। 3 दूनी 6, 600 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और जोड़ के 50 आ जाएगा, यानी कि मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी 30 और ब्रेथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो मैं इसको सीधा बोल सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई में 30 मल्टीप्लाई में 20, यानी कि 3 दूनी 6, 8 6 48, यानी कि 4800 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा 1/2 होता ना, सॉरी 1/2 एल इंटू बी, तो 1/2 भी होगा, 2 से 1 कटेगा, यानी कि 2400 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 आधार इंटू लंब होता है, ठीक है। अगला चलते हैं पाई चार्ट की तरफ। पाई चार्ट आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने बहुत सारे वैसे भी करा रखे हैं पहले भी, ठीक है। 58 नंबर, बहुत सिंपल सा पाई चार्ट है। द लाइन ग्राफ बिलो द वीक व्हाट इज द रेशियो, बहुत सिंपल सा। D5 में जाने वाली रेलगाड़ियों का D5 यानी कि इस 2000 का टोटल के साथ अनुपात क्या है, ये टोटल करके इसके साथ अनुपात दे देंगे, ठीक है। भाई 33 तो हो ही नहीं सकता, 2000 के पहाड़े में 33 तो कहीं नहीं आता, 43 भी कहीं नहीं आता, तो ये दोनों तो वैसे भी नहीं हो सकते थे, तो ये तो 10/43 होता है, 10/33 होता। क्वेश्चन नंबर 60 भी देखा जाए तो ये भी सिंपल सा है, इसे भी आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने कर लिया ये 13 तारीख का शिफ्ट 1 का पेपर, ठीक है। शिफ्ट 2 का पेपर पहले से ही पड़ा हुआ है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। आज के अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी आगे और पेपर भी सोल्व होकर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।